हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि जो कंपाउंड कार्बन एंड इट्स यौगिक। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। अब चलिए कुछ इसमें ये कार्बन के संबंध में हम जान लेते हैं बेसिक नॉलेज। ये उम्मीद है कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आप सभी मेरे साथ में इसको लिखिए। देखिए, अगर बात आती है जहाँ कार्बन की, तो ये कार्बन आखिर है क्या चीज़? ये जो है, जो परमाणु है, एलिमेंट है, क्या है, ऐसा क्या है? चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो कार्बन, देखिए, अगर हम अपने वायुमंडल के अगर संबंध में हम जानते हैं, हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन कितने परसेंट है। चलिए, तो देखिए, अगर हम ये पृथ्वी की मैं एक संरचना यहाँ पे कुछ बना दूँ, तो जैसा कि ये हो गया आपका वायुमंडल, और ये आगे ये है क्या, पृथ्वी, मिट्टी। ठीक है। चलिए अगर की हम बात करें तो देखिए, इस पृथ्वी के में खनिज के रूप में, इस जो हमारी पृथ्वी है इसमें खनिज के रूप में ये कार्बन है कितने परसेंट उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए, 0.02%। तो इस इतने परसेंट में क्या है, कार्बन उपस्थित है हमारे खनिजों में, मिट्टी में। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगर हम वायुमंडल की बात करें तो हमारे वायुमंडल में ये कार्बन जो है किस रूप में है। चलिए, तो कार्बन जो है हमारे वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। और अगर यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि हमारे धरातल में, हमारे यहाँ पृथ्वी पर कार्बन किस रूप में है, तो यह खनिजों के रूप में है, और उसमें भी कार्बन इतने परसेंट है। और वायुमंडल में CO2 के रूप में है, तो CO2 के रूप में कितने परसेंट कार्बन उपलब्ध है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 0.03 इतने परसेंट कार्बन आपके वायुमंडल में उपस्थित है। हालांकि ये दो चीज़ें हमने अब यहाँ पर देख ली है, इसके बारे में आगे हम बढ़ेंगे कि ये कार्बन है क्या। चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए पहले तो हम इसको ये जान लेते हैं कि ये कार्बन की सिचुएशन हमारे मॉडर्न यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ है। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आवर्त सारणी है, मैंने अब एक सूक्ष्म रूप उसका लिया है। तो इसे यहाँ से यहाँ तक के जो इस वाले खंड को कहा जाता है ये पी ब्लॉक। आप सभी जानते होंगे, केमिस्ट्री में आपने सभी ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो अब इसमें कार्बन जो है कहाँ पर है, तो हम देखते हैं। देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है BCNO। ठीक है, BCNO। देखिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो देखते हैं कि ये इसकी जो है सिचुएशन है, यानी कि जो कार्बन हमारा ये जो है परमाणु है, ये पी ब्लॉक के अंडर में आता है, और इस सीरीज में ये लगा हुआ है। अगर आप जानते हैं कि ये जो सीरीज होती है कौन सी होती है, तो ये वाली सीरीज होती है हैलोजन की। इसके बारे में हम अपने जो आने वाले लेक्चर हैं, वीडियो हैं, उनके बारे में उसमें हम जानेंगे। तो चलिए इसको भी मैं एक सूक्ष्म रूप में यहाँ पर दे दूँ, FCl, Br, I। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हैलोजेंस हैं, तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी है, तो इस स्थिति में कार्बन की स्थिति ये यहाँ प्रकट हो रही है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी, 6 है। ठीक है, तो 6 है, और बोरोन में 5 होती है, और नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, और क्लोरीन में 9। इस वे में इनका वो होता है वर्गीकरण। अगर हम इसके नीचे वाले अगर एलिमेंट को भी देखना चाहें, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हालांकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपसे कभी भी ये सवाल में दिया जा सकता है कि कार्बन से जस्ट निचला एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, तो ये एलिमेंट्स हैं। तो आप सभी को इनको जो ध्यान में जो रखना है। अब चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं इसमें। चलिए, तो आपको मैंने ये कार्बन के बारे में हमारे आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें स्थिति है क्या, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है। तो हो सकता है कि अगर
कि अगला एलिमेंट या पिछला अगला एलिमेंट भी आप लोगों को दे दिया जाए तो आप जान जाएंगे कि इसका जो पहला बोरोन है और इसका जो अगला है वो है नाइट्रोजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसकी और विशेषता के बारे में हम अभी देखते हैं। तो देखिए, जो कार्बन होता है ये जनरली ये क्या है, अधातु है। पहली चीज़ ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, जैसा कि मैंने अधातु वाला जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें आप सभी को मैंने समझाया था कि जितनी भी गैसें हैं जनरली वो क्या है, अधातु की श्रेणी में ही आती हैं। तो कार्बन क्या है, अधातु है, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। और कितने % वायुमंडल में उपस्थित है ये भी मैंने आपको ये लगा दिया ऊपर टिप्पणी पर, यानी कि हमारे ये पृथ्वी पर खनिज के रूप में कार्बन जो है कितना, वो भी मैंने आपको यहाँ पर जो है जो लिखा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कार्बन के संबंध में कुछ और चीज़ों को देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर बात कार्बन की हो रही है तो कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या जो है 6 है। अगर हम इसको KLMN फॉर्म में लिखें, हालांकि ये जो है अंतिम कोश में जो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इंगित ये करता है, जी वाली सीरीज है KLM। तो हालांकि अगर हम ये कार्बन के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कार्बन में 6 परमाणु होते हैं और ये इनका इस रूप में किस रूप में लिया जाएगा तो सबसे शुरू में 2 और उसके बाद में अब इसमें जो है कितने बचे 4। तो डेट मीन्स की जो L की श्रेणी में उसके केवल 4 परमाणु यहाँ पर बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात आप इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बेस पे हम बात करें संयोजकता, ठीक है। अभी होती क्या है देखिए, इसको एक लाइन में आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता है कितनी। तो ये होती क्या है कि संयोजकता यानी कि किसी दूसरे परमाणु से संयुग्म होने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि इसको थोड़ा सा विस्तार रूप में जानते हैं ये है क्या। देखिए, अगर इसकी बात आ रही है संयोजकता की तो कार्बन के अंतिम कोश में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। डेट मीन्स कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि इसको ये पूर्ण रूप से इसकी जो कक्ष है यानी कि KLMN, तो L की जो ये कक्ष है पूर्ण रूप से भरने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये संयोजकता इसकी 4 होगी, ठीक है। समझ में आपके आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में आपको ये रखनी है कि कार्बन जो होता है चतुर्संयोगी होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखिए कि जो कार्बन होता है यह अपने चारों ओर यानी कि इसको जो है कार्बन की बॉन्डिंग करने की जो सीमा होती है चारों ओर होती है, ठीक है। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये क्या होती है, इसकी कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखने वाली एक चीज़ है कि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को जल्दी दे सकता है और ना ही 4 ये किसी से जल्दी ले सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो इस रूप में जो कार्बन की जो रूपरेखा है, बॉन्डिंग है, ये बहुत ही हार्ड है, ठीक है। बस इसमें ये आपको ये समझना है कि ये कार्बन जो होता है ये केवल यौगिक यानी कि अन्य जो एलिमेंट हैं उसके साथ में ये संयोग बड़ी आसानी से नहीं करेगा, ठीक है। और जब करेगा तो बहुत ही इजीली कर लेगा। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। सह संयोजी बंध के माध्यम से बनता है, ठीक है। अब ये बंध होता है क्या, ये समझ लीजिए। कार्बन जब किसी भी यौगिक से परमाणु से जब संयुग्म होता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में यानी ये आपका ये मान लीजिए ये कार्बन है, ये अन्य ये जो है ये के परमाणु एलिमेंट है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो जो कहलाएगी सह संयोजी बंध। और यह जनरली इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से बनती है। मान लीजिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इसके पास में कार्बन के पास में अंतिम वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको जो पूर्ण रूप से इसके जो कोश को भरने के लिए 4 की आवश्यकता है। अगर इसको ये कितने दे दिए, अगर 4 दे दिए तो ये
ये क्या हो जाएंगे, ये सहसंयोजी बंध के रूप में बदल जाएंगे। डेट मीन्स कि ये जितना देगा ये भी इतना ही देगा। मतलब कि अगर ये 2 रुपये देगा तो ये भी 2 रुपये ये देगा, तो यानी कि उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी वो सहसंयोजी क्या है, बंध के बॉन्ड के रूप में होगी। हमेशा इस बात को ध्यान में जो रखना है। अगर कभी भी आपसे सवाल दे दिया जाए तो कि सहसंयोजी बंध जो कि इनके बीच में हमें होता है, तो कार्बन और अन्य परमाणुओं के बीच में, तो उसको समझ लीजिए। मैं इसको एक जनरली बहुत ही शॉर्ट वे में और इम्पोर्टेंट वे में आप सभी को मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ समझाता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सहसंयोगी बंध यहाँ पर जो है बन चुके हैं, सहसंयोजी बंध, अब इनकी जो प्रकृति के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर में ये बनने के बाद में होता क्या है। इसकी 2 चीज़ें हैं, आप लोग जो है लिख लीजिए। देखिए नंबर फर्स्ट है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ में किसी यौगिक का अगर संयुग्मन हो गया है तो वो संयोजी बंध यानी कि इनमें हो गया। अब ये जो बॉन्ड है, अब उसकी क्या जो विशेषताएं हैं वो हम जानते हैं। तो पहला क्या है कि ये बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही जो लो होता है। ये आप सभी को याद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है, यह ऊष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं। देखिए धातु और धातु वाले चैप्टर में मैंने समझाया था, ये कार्बन क्या है, गैस फॉर्म में है, अधातु है। लेकिन इसी का एक जो अपरूपक है, मैंने बताया था आपको, आप सभी को, हीरा। हालांकि ये क्या ठोस नहीं है, लेकिन हीरा उसका ये अपरूपक है, ये क्या होता है, बहुत ही ठोस होता है। ठीक है, तो ये तो रही बात हार्डनेस की। तो इन दोनों प्रकृति को आपको ध्यान में जो है रखना है। हम जान लेते हैं कार्बन की जो प्रकृति, कार्बन की प्रकृति। अभी हम यौगिकों के संबंध में हमने 2 पॉइंट देखे हैं, अब इनकी प्रकृति के बारे में जानते हैं, कार्बन की। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। देखिए कार्बन की 2 क्या विशेषताएं हैं इसकी, फर्स्ट और नंबर सेकंड। तो जो फर्स्ट है विशेषता इसकी ये है जो कार्बन की, ये कार्बन जो होता है ये जनरली इसकी संयुक्ता जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, ठीक है। और जो पहली वाली है, इसका मतलब यह है कि ये जो कार्बन की पहली प्रगति है, ये जनरली क्या होती है कि श्रृंखला, यानी कि इस श्रृंखला निर्माण करने की इसकी क्या है, प्रगति होती है। हालांकि ये कई रूपों में संकलित होता है, साइक्लिक भी होता है। ठीक है, श्रृंखला सीधी श्रेणी में। तो दूसरी क्या है कि इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और हम जो देख सकते हैं, एक पॉइंट और हम जोड़ना चाहें तो वैसे जो है हम ये, हालांकि बाकी पॉइंट को हमने लगभग देख किया है, ये गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और श्रृंखलाओं के बारे में हम अगर जानें तो श्रृंखलाओं को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। पहली श्रृंखला में ये सिंगल बंध से क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, कार्बन के जो वो परमाणु होते हैं वो क्या है, सिंगल एकल रूप में बनते हैं, तो एकल श्रृंखला कहा जाता है। अगर कार्बन के जो परमाणु अगर डबल बॉन्ड के साथ में अगर जुड़ते हैं तो ये डबल श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और अगर ये कार्बन 3 श्रृंखलाओं से अगर जुड़ता है तो ये त्रिक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है। अभी हम इन्हीं के बारे में चर्चा हम करेंगे कि होते क्या हैं। और ये हालांकि हाइड्रोकार्बन के रूप में अभी हम जानते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ प्रगति के बारे में आपने देख लिया। अब इसके बाद में आते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हाइड्रोकार्बन जो है कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी है और क्या कार्बन भी है, यानी कि C भी है, H भी है। इसका मतलब यही हुआ। अब चलिए, अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो ये किन किन श्रृंखलाओं के रूप में संग्रहित होगा वो हम जान लेते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट में इसको 2 भागों में अगर हम यहाँ पे तोड़ के देखें, जो पहली है ये आएगी संतृप्त।
श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला। जो दूसरी होती है उसे कहा जाता है असंतृप्त, ठीक है। हालांकि आप सभी ने ये जो है हाई स्कूल में 10th में या ये बाकी की साइंसों में देखा होगा कि ये है क्या, असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलिए अब संतृप्त जो श्रृंखला होती है, यानी कि इसमें कहा जा सकता है इसमें कार्बन और कार्बन जो भी परमाणु हैं इनके बीच में एकल बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी कि इस रूप में एकल बॉन्ड होगा, चाहे इस रूप में हो या सीरीज के ही मतलब सीरीज के ही रूप में हो। और अगर हम असंतृप्त श्रृंखला के बारे में हम बात करें तो ये भी दो रूपों में टूटेगा। ये पहले केस में जो होगा जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में दो यानी डबल बॉन्ड होते हों, कार्बन के बीच में दो बॉन्ड होते हों, ठीक है। और अगर हम बात इसकी दूसरी श्रृंखला के संबंध में देखें तो वैसी श्रेणी जिसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो परमाणु के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये सिंगल बॉन्ड है यानी कि वो हो गए संतृप्त और ये हो गए असंतृप्त। तो संतृप्त श्रृंखला को तोड़ना बेहद आसान है, ऊष्मा से या बाकी अन्य यौगिकों के संयोजन से इन श्रृंखलाओं को तोड़ा जा सकता है। लेकिन असंतृप्त श्रृंखला की बात हम करें तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल ये बॉन्ड से बनी हुई श्रृंखलाएं होती हैं, इनको बेहद आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इसके फॉर्मूले को देखते हैं। इस सिंगल वाले के बारे में हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं एल्केन, ठीक है, एल्केन। और इस बॉन्ड के निर्माण से जो भी यौगिकों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है एल्कीन। और इस ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने के बाद में जिन यौगिकों का निर्माण होता है उसे कहा जाता है एल्काइन, ठीक है। आप इनके फॉर्मूले भी अच्छे से देख लीजिए, फॉर्मूले भी आपसे पूछा जा सकता है कि एल्केन का सूत्र क्या है, एल्कीन का सूत्र क्या है और एल्काइन का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं CnH2n+2। और एल्कीन की हम बात करें तो CnH2n। अगर एल्काइन की बात करें तो C2H2n-2। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे ही इनका जो क्लासिफिकेशन होता है ये, ठीक है। और इनके बेस पे ही इनके सूत्र एल्केन एल्काइनों के सूत्र रखे जाते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं मीथेन के रूप में, ठीक है, मीथेन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं मेथीन, ठीक है, मेथीन। और इसका एग्जांपल आप जो है देख सकते हैं एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, प्रोपाइन, बुटाइन। अभी हम जानते हैं ये नाम जो है ये कैसे उत्पन्न हुए हैं। अभी हम IPS सीरीज वाली सीरीज को देखेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इनका ये नामकरण जो कैसे रखा जाता है। तो अब चलिए हम जान लेते हैं कार्बनिक रसायन है, यानी कि अब इनके संबंध में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अगर हम कार्बनों के संबंध में कार्बनिक यौगिकों के संबंध में हम जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं तो इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है खुली श्रृंखला, यानी कि ये कार्बन और कार्बन के जो भी ये क्या परमाणु हैं ये एक है ओपन श्रृंखला में ये लगे होते हैं। अगर एक दूसरी होती है उसे कहा जाता है क्लोज चेन या फिर बंद श्रृंखला। तो इसमें क्या होता है कि ये एक सर्किल या फिर ये एरोमेटिक के रूप में ये कार्बन के जो ये परमाणु हैं ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ऐसी श्रृंखला को कहा जाता है बंद श्रृंखला। अब चलिए अब ये हमने देख लिया, ये बहुत ही सिंपल है, एथेन मीथेन ये इस रूप में होता है। अब अगर हम बंद श्रृंखला के संबंध में हम देखें तो इसे भी 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय, दूसरा हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय। अब इसमें होता क्या है देखिए कि अब जनरली इसमें क्या होता है कि इसमें इस साइक्लिक में यानी इस होमोसाइक्लिक जो ये चेन है इसमें क्या होता है 6 परमाणु होते हैं, ठीक है, जो एक साइकिल के रूप में जो होते हैं संगठित होते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं बेंजीन के रूप में, ठीक है। और दूसरा पार्ट आता है हेटेरोसाइक्लिक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो समचक्री में केवल ये क्या होता है इसमें 6 केवल कार्बन होते हैं। तो ये आप सभी को समझना होगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर विषम चक्री के हेटेरोसाइक्लिक चेन की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है कि श्रृंखला बिल्कुल ऐसे ही होती है, लेकिन उसमें एक दूसरा यौगिक भी इस यौगिक के साथ में समाहित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एमीन का आपको दे दिया जाए सूत्र, ठीक है,
या फिर यहाँ पर Cl या ये ब्रोमीन, ये कुछ अगर ये एलिमेंट अगर इस अगर चेन में लगे हों तो वो चक्रीय जो सिचुएशन जो कहलाएगी विषम चक्रीय। ठीक है, समझे आप लोग। मतलब यही स्वरूप में अगर समचक्रीय में अगर टोटल जो ये क्या है, इसमें 6 क्या है परमाणु है कार्बन के, तो यहाँ पर 1 या 2 परमाणु जो कार्बन के वो कम होंगे, उनके स्थान पर किसी विस्थापित यौगिक का संयोजन होगा, यानी कि किसी अन्य यौगिक जो होते हैं इस यौगिक के साथ में समाहित होंगे। ये भी एक चक्रीय यानी साइक्लिक के रूप में होंगे, लेकिन उस सिचुएशन में कहा जाएगा विषम चक्रीय। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब समचक्रीय को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि एरोमेटिक जो होता है ये इसका भी एग्जाम्पल जो होता है बेंजीन होता है, और यह जनरली इसे जब भी जलाया जाएगा तो ये काले धुएं के रूप में ये जो निकलेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक में ये आप जो है इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सजातीय श्रेणी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि सजातीय श्रेणियाँ होती क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सजातीय श्रेणी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि सजातीय श्रेणी ये होती क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जिस भी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक में CH2 का अगर डिफरेंस होगा, यानी कि इस डिफरेंस के साथ में कोई भी सीरीज अगर बढ़ती है घटती है तो उसे कहा जाएगा सजातीय श्रेणी। तो इसका हम एग्जांपल अभी देखते हैं। ठीक है, आपने डेफिनेशन समझ ली, अब मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। CH4 मीथेन, अब इसको अगर सजातीय श्रेणी में अगर इसको हमें लिखना है तो दूसरा इसका बाद मैंने जैसे कहा अभी इसमें CH2 इसका ही डिफरेंस होगा, तो देखिए तो ये रहेगा C2H6 मीथेन एथेन। ठीक है, फिर दूसरा जो सीरीज आएगी इस रूप में आएगी, तीसरी जो आएगी सीरीज वो इस रूप में आएगी। तो ये जो सीरीज ये जो इंडिकेशन हो रहा है इसे कहा जाता है सजातीय श्रेणी, यानी कि हाइड्रोकार्बन के जो श्रृंखला हैं उनमें इस परमाणु का क्या होता है अंतर हो रहा है, या CH2 का डिफरेंस इसमें पाया जा रहा है। तो ऐसे श्रेणियों को जनरली ऐसे हाइड्रोकार्बन की श्रेणियों को कहा जाएगा सजातीय श्रेणी। देखिए फंक्शन ये ग्रुप होते क्या है, क्रियात्मक समूह, यानी कि जो किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिकों में एक ऐसा परमाणु समूह जो उसके जो गुणों के लिए उत्तरदायी हो उसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो आप सभी इसको लिख लीजिए। तो इसको मैं फिर से आपको डिफाइन इस छोटे से रूप में कर दूं, यानी कि जो फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं ये जनरली हाइड्रोकार्बन यौगिकों के साथ में किसी दूसरे परमाणु समूहों का संयुग्मन होता है और वही इस हाइड्रोकार्बन के गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिखा गया है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस रूप में ये यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके साथ में एक विशेष रूप से एक दूसरा समूह जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जो क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, कीटोन, ईथर और जो है एल्डिहाइड, बहुत सारे होते हैं। हम जान लेते हैं IUPAC नेम के संबंध में, क्योंकि पूछा जा सकता है, आपको कोई एक श्रृंखला दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसका IUPAC नेम है क्या जी। ठीक है, तो IUPAC व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो लिख लीजिए आप सभी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, 1969। तो ये आपको ध्यान में जो रखना है, इसी के बेस पे हमारे जो भी यौगिक हैं उनका नाम जो है रखा गया, कार्बन के यौगिक हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अब चलिए हम छोटे से रूप में मैं यहाँ पे
लिख दूँ, समझा दूँ। देखिए ये आप थोड़ा सा ध्यान में जो है रखना है, मेथ, एथ, ड्रॉप, ब्यूट, ठीक है। तो ये फिलहाल आपको 4 नाम ध्यान में जो है रखने पड़ेंगे। एक और है, उसे कहा जाता है ये पेंट। देखिए मेथ वाले सिचुएशन में जो होते हैं कार्बन केवल एक होता है, एथ वाली सिचुएशन में कार्बन 2 होते हैं, टॉप वाली सिचुएशन में कार्बन 3 होते हैं, ब्यूट वाली सिचुएशन में कार्बन 4 होते हैं, और पेंट वाली जो है सिचुएशन में कार्बन जो परमाणु होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। अब इनके नाम किस रूप में रखे गए हैं, अभी मैंने एक संतृप्त असंतृप्त वाले में एक मैंने फॉर्मूला आपको जो दिखाया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, तो उसी के बेस पे इनका नाम जो है रखा जाता है। अब चलिए जैसे कि मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा दूं। सपोज कीजिए कि एक ये सीरीज है, इसके साथ में ये दो क्या है, दो कार्बन परमाणु आपस में ये जुड़े हैं, तो इनका नाम जो कैसे रखा जाएगा देख लीजिए। तो दो कार्बन परमाणु हैं और सभी क्या है कि सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो दो के केस में इसका नाम आएगा एथ, ठीक है। और कोई सिंगल बॉन्डिंग सभी में है तो इसका मतलब ये इसका नाम हो जाएगा एथेन, एथेन ये कहलाएगा इथेन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2 और H6। तो इस रूप में इसका नाम जो है रखा जाता है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर एक और C होता तो ऐसे केस में इसका नाम जो क्या होता, ये वाली सिचुएशन आती, इसका नाम होता प्रोपेन, क्योंकि C जो है वो सभी सिंगल बॉन्डिंग से ये लगे हुए हैं और इसमें जो है जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो कितनी 3 है, तो 3 के केस में ये प्रोप बनेगा, और सिंगल है बॉन्डिंग है तो वो जो है एन बन जाएगा, यानी कि ये प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर इसके बीच में डबल बॉन्डिंग अगर हुई होती, ऐसी सिचुएशन होती, तब इसका नाम जो क्या रखा जाता है, बस ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। देखिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये सिचुएशन जो है जो कौन सी डबल बॉन्ड के संबंध में मैंने आपको जो बताया था कि वो डबल बॉन्ड में होते हैं, इसको जो कहा जाता है एल्कीन। तो ये जो कीन जो है इसमें वर्ड जो है लगा हुआ, और कार्बन के इसमें कितने परमाणु 2 हैं, तो 2 हैं, तो ये तो एथ, और ये जो कीन वाला वर्ड जो है जुड़ेगा तो ये हो जाएगा एथीन, ठीक है। समझ में आपके आ गया होगा। तो इसी रूप में हम सभी का नाम का अगर कोई सा भी यदि हमको दिया होगा, अगर दिया हो तो उसी हम एक लिखित रूप में इसको लिख कर और हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि उसमें कितने कार्बन की संख्या है और उनके नाम जो कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं।